मार्कस गार्वी ने कहा था, अपने पिछले इतिहास, उत्पत्ति और संस्कृति के ज्ञान के बिना एक व्यक्ति जड़हीन वृक्ष के समान होता है। बाहर से फला फूला दिखता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। तो आइए इस उदाहरण को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मैं काला अजूबा आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में, जहाँ हम जानेंगे भारत के इतिहास की गाड़ी शुरू कहाँ से हुई और अंत में आपको एक सवाल का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उसका कोई सही उत्तर ना हो, लेकिन आप फिर भी उसके जवाब खोजने के लिए विवश जरूर होंगे। अब आराम से बैठ जाइए और लुत्फ उठाइए भारत के इतिहास के पहले प्रकरण का, सिंधु घाटी सभ्यता। यह व्यक्ति विशेष की नहीं, देश की आवाज है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता के जन्म के साथ आरंभ हुआ और अधिक बारीकी से कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के समय इसकी शुरुआत मानी जाती है। यह दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में लगभग ईसा पूर्व 2500 से 1750 में फली फूली, जिसे आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत कहा जाता है। जॉन मार्शल नामक शोधकर्ता सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। सिंधु घाटी विश्व की 4 सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन में सबसे बड़ी थी। इस सभ्यता के बारे में 1920 तक कुछ भी ज्ञात नहीं था, जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी की खुदाई का कार्य आरंभ किया, जिसमें 2 पुराने शहरों अर्थात मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेष निकलकर सामने आए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूर पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग भर थी। इस बात पर संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसी बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में कठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता पर ही नहीं, उससे बहुत अधिक है। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात यह है कि यह सभ्यता के पास उन्नत स्वच्छता प्रणाली थी और यह किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यता से पहले पानी की चैनलिंग और अपशिष्ट जलमार्ग के निपटान के बारे में जानते थे और कार्यान्वित करते थे। यहाँ तक कि रोमनों ने भी हजारों साल बाद नहर का निर्माण किया। अपशिष्ट जल नालियां भूमिगत थी और सफाई के उद्देश्य से टेराकोटा के ढक्कन भी खोल दिए गए थे। विश्व के पहले नियोजित शहर सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए थे। सभ्यता के शहरों की योजना ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी, जिसमें सड़कों को संपूर्ण पर पार कर दिया गया था। सुनियोजित और उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था होने के अलावा हड़प्पा के शहरों और कस्बों को भी मानकीकृत किया गया था। यहाँ तक कि घरों के ईंटों के भी समान आयाम थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत के बाद के संस्कृति युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार भी किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ़ था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी और दुकानें संभवतः छोटी थी। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस घोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं, बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहां से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं चला है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कुछ हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत का ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात
ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को भी बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगर वासियों को मजबूरन होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिल जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गईं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता की अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली है, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ खंड खंड हो गए। विशेषज्ञों के अनुसार सभ्यता का अंत अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे गिरावट आई और अन्य संस्कृतियों में आत्मसात हो गई। तो दोस्तों, ये था भारत के इतिहास का पहला प्रकरण। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न निकल कर सामने आता है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता इतनी तकनीकी रूप से उन्नत थी, जैसे अपशिष्ट जल मार्ग या नियोजित शहर का होना या कस्बों का भी मानकीकृत होना, तो फिर भारत में ऐसा क्या घटा जिसमें आज भी हम उससे उभर नहीं पा रहे हैं और इन सभी जगहों पे हम आज भी चूक रहे हैं। मेरे अपने विचारों में अंग्रेजों का ख्याल तो नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तो असली में हमें भारत की खोज करना सिखाया है, जैसे कि भारतीय पुरातात्विक विभाग। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारत अब उस महाभारत के कर्ण के दौर से गुजर रहा है, जहां हम हमारे ही ज्ञान को भूले जा रहे हैं? विचार अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। मुझे भारतीय होने पर गर्व है और भारतीय भाषाओं पर स्वाभिमान है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों के पास पहुंचे तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, और अगर ऐसे ही वीडियोस का आनंद उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए।